शिवांगी अपनी ननद तेजो, सास चंद्रिका, ससुर जगजीवन और पति वत्सल के साथ रहती है। उसकी ननद तेजो काफी ढीली होती है। एक दिन की बात है। हे भगवान, अरे तुमने कमरे में कितना गंद मचा के रखा है तेजो। अब तुम कोई पालने में पलने वाली दूध पीती बच्ची नहीं रही हो। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, फिर भी कितनी ढीली हो। कामचोर कही की। ए शिवांगी बहू, मेरी लाडली बेटी से जबान संभाल कर बात कर, वरना एक कंटाप लगाऊंगी ना तो सीधे कानपुर पहुंच जाएगी। हाँ नहीं तो। माँ जी, ये सब आपके ही ढील देने के कारण हुआ है। अरे इसके कमरे की सफाई तो मैं रोज ही करती हूँ, पर इसे भी तो छोटे मोटे काम करने चाहिए ना। अब ये देखो कपड़े कल से यहीं पर पड़े हैं, कितने बास मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें सही से बाथरूम में धोने डाल दे। और ये देखो, फोन पे बात करने के चक्कर में इसने तो नोट्स को भी कहाँ फेंक दिया है। ये तो सरस्वती माँ का अपमान है माँ। अरे भाभी, ये तो कितने मामूली काम है और इन्हें करके आपकी कोई कमर नहीं टूटने वाली। अरे मेरे पास अब बस यही काम रह गया है क्या? मुझे घर में और भी ढेर सारे काम होते हैं, और इतना ही है ना तो अपने लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट रख लो तुम। शिवांगी बहू, अभी मेरी तेजो की ये सब करने की उम्र नहीं है। शादी के बाद तो इसे ये सब करना ही है। तुझे इसकी आजादी और इसकी अच्छी जिंदगी देखकर जलन होती है क्या, जो तू हमेशा इसे इतना सुनाती रहती है? कुछ भी माँ जी। अरे मैं क्यों जलूं इससे? आखिर ऐसा क्या है इसमें जलने लायक? और मैं तो इसकी भलाई के लिए ही बोल रही थी, ताकि इसे आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। अगर ये अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? देखिए भाभी, आपको मेरे भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम करो और फूटो यहाँ से। और नहीं तो क्या। अरे शादी के बाद जो भी होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन तू इसमें अपनी नाक मत घुसा। इस तरह से उन तीनों की आपस में तू में हो जाती है। फिर एक दिन जब सभी घर वाले बाहर गए होते हैं, तभी तेजो एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाती है। और जब उसके घर वालों को ये बात पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा होते हैं। ये क्या है तेजो, तुमने पूरे 2000 का खाना मंगवाया था। अरे इतने महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वत्सल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अब भूख लगी थी इसीलिए मंगवाया मैंने। भूखी मर जाती क्या फिर मैं? अरे कोई सस्ता रेस्टोरेंट भी तो देख सकती थी ना तुम। और उससे भी बेहतर ये होता कि तू अपनी भाभी से खाना बनाना सीख जाती। अगर आज तुझे खाना बनाना आता तो ये इतने सारे पैसे खर्च ही नहीं होते। हाँ तेजो, पापा जी एकदम सही कह रहे हैं। तुम्हें अब खाना बनाना सीख लेना चाहिए। अरे चिल करो आप लोग, सिर्फ 2000 ही तो खर्च हुए हैं। कौन से मैंने लाखों का नुकसान किया है आपका, जो आप तीनों मुझे इतना सुना रहे हो? लेकिन तेजो, तुम्हें खाना बनाना सीखने में आखिर क्या दिक्कत है? आज नहीं तो कल तो तुम्हें सीखना ही होगा ना, तो आज ही सीख लो इसे। सीखी हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं होती, कभी ना कभी काम तो आ ही जाती है। और शादी होने के बाद तो घर में खाना तुम्हें ही बनाना होगा, तब क्या करोगी तुम? वत्सल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपने ससुराल वालों को बाहर से खाना मंगवा कर दोगी क्या? तुम्हें भी तो कुछ आना चाहिए ना। अरे क्यों चढ़ रहे हो मेरी फूल सी बेटी पर? खाना ही तो खाया है ना उसने उन पैसों का, थोड़ी ना कोई नशा किया है या फिर कोई फालतू का खर्च किया है। मेरी बेटी पर चिल्लाना बंद करो और जाओ अपने अपने काम पर ध्यान दो तुम तीनों। इसे जब खाना बनाना सीखना है तब मैं उसे सिखा दूंगी, लेकिन तब तक इस पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ये किसी की कठपुतली नहीं है, समझ गए आप तीनों? फिर एक दिन जब वत्सल अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए एक कैफे में जाता है, तभी वहां पर उसे तेजो
अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती हुई दिखाई देती है और उसे देखकर वत्सल को बहुत गुस्सा आता है और वो घर आने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बताता है। चढ़ाओ माँ, और चढ़ाओ अपनी बिटिया रानी को सर पर। हमसे कहा कि आज उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसीलिए कोट और बाकी की चीजें खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए। लेकिन ये मैडम तो कॉलेज बंक करके कैफे में जाकर तफरी कर रही थी। नहीं माँ, मैंने कोई कॉलेज बंक नहीं किया है। आज हमें कॉलेज से जल्दी छोड़ दिया था, इसीलिए हम लोग कैफे गए थे। झूठ मत बोलो तेजो, अरे पड़ोस की शीना भी पढ़ती है तुम्हारे कॉलेज में, और वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। मैंने खुद देखा उसे। चंद्रिका, तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण ही तेजो बिगड़ती जा रही है। इसे इतनी भी ढील मत दो कि ये उस दिशा में चली जाए जहां इसे जाना नहीं चाहिए। फिर वही बात, अरे आप सबको मेरी बेटी से क्या तकलीफ है? और तेजो अगर कैफे में चली भी जाती है तो कौन सी आफत आ गई? इसकी कॉलेज अब केवल 1 महीने की ही रह गई है। उसके बाद इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर शादी हो जाएगी। तो फिर शादी से पहले इसे जो भी करना है वो इसे करने दीजिए। क्यों इसके रास्ते में काली बिल्ली बन के आते हो आप सब? और नहीं तो क्या, मुझे तो आप सबसे कोई बात ही नहीं करनी। वाह बेटी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर एक दिन शिवांगी तेजो को एक लड़की को उसके नोट्स देते हुए देख लेती है। ये ले पायल, ये सारे नोट्स कंप्लीट करके दे देना मुझे। मैं तुझे पैसे तो दे ही दूंगी, लेकिन उस पर एक बर्गर की ट्रीट भी दूंगी। लेकिन तेजो, अगर सरिया मैम को हैंड राइटिंग देखकर मुझ पे कोई शक हुआ तो? नहीं बाबा, तू ही अपने नोट्स कंप्लीट कर। अरे नालायक लड़की, अगर मुझे ही ये नोट्स कंप्लीट करने होते तो मैं तुझे क्यों देती? फिर देख, तुझे ही ये कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मुझसे तो ये बोरिंग काम होने से रहा। जैसे हैंड राइटिंग आती है वैसे कर, लेकिन ट्राई करके थोड़ी अलग हैंड राइटिंग आए। ठीक है तेजो, चलेगा। मुझसे जैसा भी होगा मैं वैसा करूंगी। उन दोनों की सारी बातें शिवांगी सुन लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये मोहतरमा अपने काम दूसरों से करवाती है। फिर शिवांगी उसकी सहेली का पीछा करती है और उसे अपने घर पर लाती है। फिर वो शिवांगी के खौफ से तेजो का सारा सच उगल देती है। हाँ, तेजो ने ही बोला था मुझे कि अगर मैंने उसके नोट्स लिख दिए तो वो मुझे कुछ पैसे देगी और साथ ही बर्गर की ट्रीट भी देगी। क्या? तेजो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तेजो, अपना काम दूसरों से कराते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? निर्लज्ज लड़की। अरे हद है तेजो, तुम तो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती, और तुम अभी ही ऐसा कर रही हो तो आगे जाकर जब तुम पर अपने पति की, सास ससुर की और बच्चों की जिम्मेदारियां आएगी तब क्या करोगी तुम? उन जिम्मेदारियों को किस पर थोपोगी तुम? देखो तेजो, तुम्हें हम सबकी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर तुम इतनी ही ढीली और कामचोर रहोगी तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, ना ही करियर में और ना ही अपनी निजी जिंदगी में। क्यों चंद्रिका, अब क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में दही जम गया है क्या? वैसे तो बड़ा बोलती रहती हो। उन तीनों की बात सुनकर तेजो और चंद्रिका किसी से कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि इस बार तेजो की गलती सरेआम सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी चंद्रिका तेजो का साथ नहीं छोड़ती। फिर रात में जब तेजो घर के बाहर बैठी होती है तभी वो उसके पास चली जाती है। ये ले बेटा, मैंने तेरे लिए पैनकेक बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? खा बेटा, और तू चिंता मत कर, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। थैंक यू सो मच माँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और तेजो जैसे तैसे कॉलेज पास आउट कर लेती है।
लेकिन तेजो की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता और इसीलिए जगजीवन और वत्सन उसके लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। और एक दिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घराने का रिश्ता आता है। नितिन नाम का लड़का अपनी माँ अनुप्रिया के साथ तेजो को देखने आता है। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। तभी चंद्रिका मेहमानों से झूठ कहते हुए उन्हें नाश्ता परोसती है। लीजिए ना अनुप्रिया जी, ये ढोकला और ये समोसे मेरी ही बेटी ने बनाए हैं। वो तो एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की है और मेरी बेटी के जैसे लड़की आपको तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। हे भगवान, ये माजी तो फिर शुरू हो गई। बेटी में तो एक भी गुण नहीं है, लेकिन माजी तो उसके तारीफ के पुल ही बांधे जा रही है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? जी, वैसे हम काफी अमीर है, घर में सभी चीज के लिए नौकर चाकर भी है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारी बहू हमारे घर पर खुद से खाना बनाए। आज तक हमारे घर पर रसोई के लिए हमने कोई भी नौकर नहीं रखा है, क्योंकि रसोई एक घर का पवित्र स्थान होता है। इसीलिए वहां पर घर की बहू ने ही आज तक खाना बनाया है। आपकी बेटी अगर इतना ही स्वादिष्ट खाना बनाती है तो मैं उसे अपने आंखों से देखना चाहूंगी कि वो खाना कैसे बनाती है। कोई भी छोटी मोटी डिश बनाकर दिखाओ बेटा। क्या? ठीक है अनुप्रिया जी, चलिए। चलो तेजो बेटा, घबराओ मत। जैसे तुमने हमारे लिए खाना बनाया है वैसे ही इनके लिए भी बनाकर दिखाओ। चंद्रिका भी तेजो के साथ जाने लगती है। तभी अनुप्रिया उसे रोक लेती है। अरे चंद्रिका जी, आप यहीं पर रुक जाइए। वैसे भी मैं अपने होने वाली बहू से अकेले में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। तो चले तेजो, आज तो हम दोनों ही जाएंगे रसोई में। क्या? मेरा मतलब ठीक है जी, आप जाइए। फिर रसोई में जाने के बाद तेजो के पसीने छूटने लगते हैं। तो बताओ तेजो, क्या बनाओगी तुम? देखो बेटी, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करना चाहती, बस मसाला चाय ही बनाकर दिखा दो। अब ये सब खाकर थोड़ी सुस्ती भी आ गई है ना, इसीलिए मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है अनुप्रिया आंटी, मैं बना दूंगी। फिर तेजो एक पतीले में पानी भरकर उसे गैस पर चढ़ा देती है, लेकिन उसे तो गैस ऑन करने भी नहीं आता। अरे क्या हुआ तेजो, किस सोच में पड़ गई तुम? गैस तो ऑन करो। वो दरअसल तेजो अब ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक गैस के सामने ही खड़ी रहती है और अनुप्रिया समझ जाती है कि तेजो को कुछ भी नहीं आता। फिर वो बाहर आकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कितनी झूठी और मक्कार हो आप चंद्रिका जी, आपकी बेटी को तो गैस भी ऑन करने नहीं आता। क्या करेगी ये मेरी घर की बहू बनकर? हमें नहीं जोड़ना ऐसी लड़की के साथ हमारे नितिन का रिश्ता। जिस लड़की को गैस भी ऑन करने नहीं आता, वो घर गृहस्थी को क्या संभालेगी? अरे नहीं अनुप्रिया जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी थोड़ा डर गई होगी। मेरी बात तो सुनिए। अनुप्रिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने बेटे नितिन को लेकर वो वहां से चली जाती है। देखा ना चंद्रिका, अब आई कि नहीं तुम्हारी अकल ठिकाने पर। इसीलिए कह रहे थे हम सब कि मत चढ़ाओ इसे इतना सर पर, मत दो इसे इतनी ढेल, लेकिन नहीं, तुमने तो हमारी कोई बात नहीं सुनी। अरे इसको बिगाड़ने में तो सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है चंद्रिका। तेजो, अगर तुम पहले ही हम सबकी बातें मान लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। देखा ना तुमने, अनुप्रिया जी ने तुम्हें कितना कुछ बोला। और नहीं तो क्या, अरे हम सब तो तुम्हें पागल नजर आ रहे थे, लेकिन आज देखो खुद ही दूसरों के सामने पागल साबित हो चुकी हो तुम। सबकी बातें सुनकर तेजो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है।
ना तो मैं इतनी ढीली रहती और ना ही आज ये सब होता। और इन सब में सबसे बड़ी गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैंने ही इसके हर एक गलत काम में इसका साथ दिया है और इसे बढ़ावा दिया है। हाँ माँ, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलने वाली हूँ। अब मैं भाभी की तरह बिल्कुल होशियार और समझदार बनूंगी और हर एक काम को फुर्ती से और लगन से करूंगी और अपने जीवन में बिगड़ी हुई हर एक चीज को मैं ठीक करके ही रहूंगी। तेजो उस दिन ठान लेती है और वो फुर्तीली बनकर हर एक काम लगन से करती है और अपने जीवन में खूब आगे जाती है। रितिका की हाल ही में परम नाम के लड़के से शादी हुई होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। परम, तुम्हें पता है, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम हस्बैंड हो। और तुम्हारी सबसे खास बात, जिसे देखकर मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हुआ था, वो है तुम्हारे ये डैशिंग काले घने बाल। एकदम हीरो लगते हो तुम इनमें। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? वेल, थैंक यू सो मच। चलो, अब हमें अपने कैंडल लाइट डिनर के लिए लेट हो रहा है। लेट्स गो। हाँ परम, चलो चलते हैं। पहले तो दोनों के बीच में सब कुछ एकदम ठीक होता है, लेकिन कुछ सालों बाद अचानक से बढ़ती उम्र के साथ साथ परम के काले घने बाल झड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे टकला होने लगता है। ये देखो परम, मुझे फिर से बाथरूम में तुम्हारे झड़े हुए बाल मिले। ये तुम्हारे बालों को क्या हो रहा है परम? अपने टकले पर देखो, तुम्हारे पास तो सिर्फ गिने चुने ही बाल बचे हैं। परम, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन रितिका, मेरे दोस्त मिथिल के भी बाल झड़ते जा रहे हैं। उसने कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रितिका बहू, तू चिंता मत कर, मैं घरेलू इलाज से ही इसके गंजेपन को ठीक कर दूंगी। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर में ही इसके बाल वापस लेकर आएंगे। हाँ बहू, ममता सही कह रही है। नहीं माँ जी, आप सही नहीं हो। अरे अगर घरेलू इलाज से ही सब कुछ ठीक होना होता तो डॉक्टर क्या ढोल मजीरे बजाने के लिए बैठे हैं क्या? आप तो कुछ भी बोलती रहती हो। मैं परम को अपने साथ लेकर जाऊंगी और उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। रितिका अपनी जिद पर अड़ जाती है और वो परम के गंजेपन को दूर करने के लिए उसे कई सारे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो उसे कई सारी दवाइयाँ और अलग अलग प्रकार के शैम्पू देते हैं, लेकिन किसी से भी परम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरी तरफ ममता के उपाय से भी परम के बालों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब रितिका के भाई के बेटे का जन्मदिन होता है, तभी उसे और परम को बुलाया होता है। परम, तुम्हारा ये गंजापन तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसे हालात में मैं तुम्हें अपने साथ मायके हरगिज नहीं ले जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम ये विग पहन लो। अगर इसे पहनोगे तो तुम्हारा गंजा सिर नहीं दिखेगा। क्या? बहू, मेरा बेटा ये विग नहीं पहनेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम्हारे लिए या फिर दुनिया वालों के लिए उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ये विग पहनने से परम का गंजा सिर नहीं दिखेगा और मेरे से ज्यादा इसकी बेइज्जती होने से बच जाएगी। मैं तो इसी की भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या आप भी? लेकिन बहू, ठीक है रितिका, तुम्हारी तसल्ली और खुशी के लिए मैं ये विग पहनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? ठीक है परम, एंड थैंक यू सो मच। फिर परम वो विग पहनकर पार्टी में चला जाता है, लेकिन वहां पर थोड़ी देर बाद परम का विग उसके सर से सरक कर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है। और उसका टकला सिर देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं।
अरे इस घर का दामाद तो जवानी में ही टकला हो गया। और नहीं तो क्या, ये तो उजड़ा चुमन निकला। अरे टकले। सबकी बातें सुनकर रितिका को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो घर जाकर परम को खूब सुनाती है। परम, तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। 1000 बार कहा था मैंने तुम्हें कि कोई गड़बड़ मत करना। एक वीक तक नहीं संभाल पाए तुम। तो अब मैं क्या करूं रितिका? मैंने क्या वीक संभालने का कोर्स करके रखा है क्या, जो मुझे ये वीक संभालने आएगा? कुछ भी बोलती हो तुम सच में। ममता और मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनती हो। अरे ऐसी बेइज्जती होने से अच्छा तो यही होता कि तुम इसे बगैर विक के ही लेकर जाती। अरे इस चुड़ैल के कारण ही मेरा बेटा गंजा हुआ है। जब से ये इसके जीवन में आई है तब से मेरे बेटे की सुंदरता पर मानो ग्रहण ही लग गया है। वाह माँ जी वाह, अब तो आप सारा बिल मुझ पर ही फाड़ोगी। आपको और आता ही क्या है। देखो रितिका, अगर तुम्हें मुझे अपनी सहेलियों के सामने या फिर अपने घर वालों के सामने लेकर जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो मुझे तुम मत लेकर जाया करो। मैं आगे से कहीं भी नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। रितिका उस दिन के इस तमाशे के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर किटी पार्टी कर रही होती है। तभी उसे देर रात तक काफी लेट हो जाता है, जिस कारण घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। परम बेटा, ये बहू कहाँ पर रह गई? कहीं उसके साथ कुछ गलत सलत ना हो जाए। इतनी रात जो हो चुकी है। रुको माँ, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। हेलो रितिका, कहाँ पर हो तुम? अभी तक तुम्हारी किटी पार्टी पूरी हुई या नहीं? टाइम देख रही हो क्या? कितना लेट हो गया है? हाँ परम, बहुत लेट हो गया है। वो एक्चुअली मैं सहेलियों के साथ मिलकर करवा चौथ पार्टी की प्लानिंग कर रही थी और गप्पे लड़ाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी परम, मैं अब भी निकलती हूँ यहाँ से। नहीं रितिका, तुम वहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। अब इतनी रात गए तुम अकेली कैसे आ पाओगी? क्या? नो वे परम, अगर तुम यहाँ पर आ गए तो फालतू में सियप्पा हो जाएगा। मेरी सारी सहेलियां तुम पर खूब हंसेगी। हेलो हेलो। अरे यार, मुझे फटाफट से इन लोगों के साथ निकलना होगा यहाँ से। लेकिन रितिका और उसकी सहेलियों के वहां से निकलने से पहले ही परम वहां पर पहुंच जाता है और टकले परम को देखकर रितिका की सारी सहेलियां परम पर हंसने लगती है। ओ तेरी रितिका, यार तेरा पति तो टकला हो चुका है। पहले क्या दिखता था और अब? हाँ रितिका, और तुझे तो हमारे साथ करवा चौथ की पार्टी ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू घर बैठे ही इसका टकला सिर देखकर अपना व्रत तोड़ सकती है। इसका टकला सिर किसी चांद से कम थोड़ी ना है। बस करो तुम सब नॉनसेंस कही के। और परम तुम चलो यहाँ से। फिर रितिका गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। बालों के साथ साथ तुम्हारी अकल भी झड़ने लगी है क्या परम? तुम्हें पता था कि अगर मेरी सहेलियों ने तुम्हारा टकला सिर देख लिया तो वो तुम्हारा खूब मजाक उड़ाएगी, खूब हंसेगी तुम पर। लेकिन तुम फिर भी उनके सामने आए। क्यों परम? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे नालायक लड़की, इतनी रात हो गई है, इसीलिए मेरा बेटा एक जिम्मेदार पति बनकर तुझे वहां पर लेने आया था और तू उल्टा उसी को सुना रही है। बेशर्म कही की। रितिका, काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए मैंने आगे पीछे नहीं देखा और बस सीधे तुम्हें लेने वहां पर पहुंच गया। माँ और पापा भी तुम्हारे लिए काफी परेशान हो गए थे। देखो बहू,
हमारे बेटे जैसा पति मिलना काफी मुश्किल है। अपने पति की सूरत नहीं सीरत देखो, वरना वो कहावत है ना कि तारों को गिनते गिनते तुम एक दिन अपने चांद को ही खो बैठोगी। ये सब बकवास भरी बातें हैं और बस सुनने में ही अच्छी लगती है। इसे समझ आना चाहिए था। अगर ये अपने बालों का ठीक से ध्यान रखता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। यूं अपने ही पति को मुझे दूसरों से यूं छुपाना नहीं पड़ता। अपने पापा को देखो परम, कितने बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके बाल सही सलामत है और कितने घने भी है। लेकिन तुम्हारा सर, वो तो किसी बंजर जमीन की तरह हो चुका है। बहू, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अगर तुम एक इंसान को उसकी सुंदरता से प्यार करोगी और उसके ऊपर टिप्पणी दोगी तो सच में एक दिन बुरी तरह धोखा खाओगी। लेकिन रितिका किसी की भी बातों पर इतना गौर नहीं फरमाती। फिर एक दिन उनके पड़ोस में एक नया अमीर कपल रहने आता है। तभी वह उन्हें रास्ते में मिलती है। हेलो, कैसी है आप? हम आपके नए पड़ोसी हैं। हेलो जी, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जी हम भी बढ़िया हैं एंड थैंक यू सो मच। बाय द वे, आपके घर पर जो आदमी रहता है वो आपके पति है क्या, जिनके सर पर बाल नहीं है? नहीं नहीं, ये आपसे किसने कहा? वो टकला मेरा कोई पतिवती नहीं है, बल्कि वो तो मेरे घर का नौकर है, नौकर। बल्लू नाम है उसका। मेरे पति विदेश में काम करते हैं और वो तो काफी हैंडसम और डैशिंग है। ओह, ऐसी बात है क्या? दैट्स ग्रेट। रितिका उन दोनों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए झूठ बोल देती है, लेकिन उसकी सारी बातें ममता और अखिलेश सुन लेते हैं और घर जाकर सारी बातें परम को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद परम को बहुत दुख होता है। रितिका, तुमने उन दोनों नए पड़ोसियों से जो भी कहा है वो बहुत गलत कहा। अरे मैं इतना बुरा हूं क्या जो तुमने मुझे अपना नौकर बना दिया? अरे इससे इतना प्यार से क्या पूछ रहा है? और तू चुड़ैल, मेरे बेटे को इतना नाम रखती है, लेकिन खुद को देख, बूढ़ी चुड़ैल दिखती है तू। डायन कही की। अपने ही पति के बारे में ऐसे बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? लेकिन माँ जी। चुप रहो रितिका बहू, आगे कुछ मत कहना। तुम आजकल बहुत जबान चलाने लगी हो। अरे कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। हमारे बेटे ने क्या कमी रखी है तुम्हारे लिए? बताओ। तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर रहा। जो भी तुमने कहा वो सब किया उसने। तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, और तुमने उसके बदले में क्या दिया? बताओ जरा। जाने दो पापा, क्योंकि मैं अब समझ गया हूँ। रितिका को बस मेरी सूरत से ही प्यार था। उसने मेरे मन से कभी प्यार किया ही नहीं। और रितिका, खूबसूरती का क्या है, आज है कल नहीं। शादी के टाइम पर तुम्हारे बाल भी कितने मजबूत और लंबे थे, लेकिन अब देखो कितने पतले और छोटे हो चुके हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अब उतना हैंडसम नहीं दिखता जितना पहले दिखता था, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है रितिका? और अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता तो तुम्हें अच्छा लगता क्या रितिका? बताओ मुझे। परम की बातें सुनकर रितिका को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और अब उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो परम, और तुम सही कह रहे हो, मैं ही गलत थी, क्योंकि मेरे देखने का नजरिया ही गलत था। माफ कर दो मुझे। मैं भूल गई थी कि कैसे तुमने हमेशा अपनी जिंदगी में मुझे अपने आप से आगे रखा, मुझे हमेशा खुश रखा, और ऐसे हीरे जैसे पति को परखने में मैंने काफी देर कर दी। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है परम। तुम जैसे भी हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि अब मुझे एहसास हो चुका है कि इंसान का मन ही होता है जो उसे दूसरों से जोड़े रखता है। रितिका की बातें सुनकर परम और उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं और परम भी अब किसी से भी शर्माए बगैर खुले में गर्व से अपने गंजे सर को लेकर घूमने लगता है और अपनी उस कमी को स्वीकार कर जीवन में हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। दीपक अपने छोटे भाई नैतिक के साथ रहता है। दोनों ने अपने माता पिता को कुछ सालों पहले एक हादसे में खो दिया होता है। घर में दीपक अपनी बीवी शीला और 8 साल के बेटे अंश के साथ रहता है। वहीं नैतिक अपनी बीवी जूही और 7 साल की बेटी मिंटी के साथ रहता है। अजी सुनते हो मिंटी के पापा? हाँ सुनाओ जूही। माँ बाबूजी को गए काफी साल बीत चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको अपना हक मांग लेना चाहिए। ये लेकिन वेकिन करते रहे तो आधी उम्र तो इसी में चली जाएगी। आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। जायदाद का बंटवारा तो होकर ही रहेगा। ठीक है जूही, वक्त मिलते ही भैया से बात कर लूंगा मैं। भाई साहब और जीजी दोनों बहुत चालाक है। वो दोनों आपको हल्के में लेंगे। ये हमारा भविष्य है, हमारी मिंटी का भविष्य है। आप अपने भाई से कल ही बात कीजिए। कल? लेकिन कल तो दिवाली है ना। उस दिवाली के दिन ये सब। तो उसमें क्या हुआ? अगर आपने कल बात नहीं की तो और ज्यादा देर हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? हाँ जूही। फिर अगले दिन सभी लोग मिलकर दिवाली की पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं और उसके बाद नैतिक अपने भाई से जायदाद के बंटवारे के बारे में बात करता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो छोटे? और ये बात करने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था? ये सब क्या है देवर जी? आज तो दिवाली का त्योहार है और आज के ऐसे शुभ दिन पर आप दोनों बंटवारे की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ तो संत कबीर कह के गए, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। भैया मैं वो सब नहीं जानता। मुझे ये बंटवारा चाहिए क्योंकि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है छोटे, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। लेकिन जायदाद के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये घर है, यानी इस घर में आधा हिस्सा तेरा और आधा मेरा। और रही बात मेरे बाकी के प्रॉपर्टीज की, तो वो मेरी खुद की कमाई की है, मेरे कमाए हुए पैसे की है और उस पर तेरा रत्ती भर का भी हक नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है तो नहीं है। आपकी जायदाद का आप ही बैठकर आचार डालिए, लेकिन हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। और इस तरह दिवाली के शुभ दिन पर दोनों भाई में बंटवारा हो जाता है और अब वो दोनों एक ही घर में अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन बड़ों की इस लड़ाई में अब बच्चे बेवजह पिसते जा रहे थे। मिंटी चल, हम दोनों मेरा नया वाला वीडियो गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ अंश भाई, चलो खेलते हैं। नहीं मिंटी, वही रुक जा। तू अंश के साथ नहीं खेलेगी और ना ही आज के बाद इससे बात करेगी। चल वापस कमरे में, तेरा काफी होमवर्क बचा है, पहले उसे खत्म कर। लेकिन मम्मी, मुझे अंश भाई के साथ खेलना है। जाने दे अंश बेटा, मैं हूं ना, मैं खेलूंगी तेरे साथ। लेकिन मम्मा, मुझे मिंटी के साथ खेलना था। और इस तरह शीला और जूही अपने बच्चों को अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ये क्या, ये चीनी तो खत्म हो चुकी है, अब मैं हलवे में क्या डालूंगी? चीनी के बिना हलवा तो हलवा ही नहीं रहेगा। पर चूंकि दुकान में जाने के लिए मुझे तो बहुत आलस आ रहा है। फिर जूही चुपके से शीला की रसोई में झांकती है। जीजी तो नहीं है, यही अच्छा मौका है। चलो जल्दी से इस सुनहरे मौके पर चौका मार लेती हूँ और जीजी की चीनी में से थोड़ी चीनी ले लेती हूँ। तभी वहां पर शीला आ जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है? वो मैं ये बकरी की तरह मैं करना बंद करो। दिमाग से पैदल हो क्या तुम? अरे अगर बंटवारा ही करना था तो सारा बंदोबस्त करके करना चाहिए था ना।
फिर ये चोरों की तरह चीनी चुराने की नौबत नहीं आती। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा से मेरी रसोई की तरफ आंख उठाकर देखना भी मत। हाँ हाँ, कोई सोने की रसोई नहीं है आपकी जीजी, इसीलिए ज्यादा इतराओ मत। रखो आपकी चीनी आपके पास ही और बनाओ ये चीनी का महल। फिर जूही चीनी वहीं पर रखकर चली जाती है। एक दिन दीपक का जन्मदिन होने की वजह से वो तीनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उन तीनों को नैतिक अपने कमरे में से देख लेता है। दीपक भैया कितने खुश लग रहे हैं, काश हम भी उनकी इस खुशी का हिस्सा हो पाते, लेकिन उन्होंने दिवाली के दिन मुझसे अच्छे से बात नहीं की। ऐसे मैंने क्या गलत कहा था? कुछ भी नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। और आप ना ज्यादा इन भावनाओं में बह मत जाओ। ये लोग आपके सगे थे, लेकिन अब पराये हो चुके हैं। अब इन लोगों से वास्ता रखने में कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही एक दिन दोपहर के 2 बजे शीला टीवी पर गाना लगाकर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी दिन दहाड़े खराटे मारती हुई जूही टीवी की आवाज सुनकर अचानक से जाग जाती है, और वो गाने के फुल वॉल्यूम से गुस्सा होकर हॉल में आ जाती है और टीवी का रिमोट लेकर उसे ऑफ कर देती है। ये तुमने क्या कर दिया जूही? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो तुमने आकर टीवी क्यों बंद कर दिया? मैंने जो भी किया एकदम सही किया। अच्छी भली नींद में अमीर बनने वाली थी मैं, लेकिन आपके इस डिस्को डांस के आवाज के कारण मेरा सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। तुम्हारा सपना टूटे या तुम टूटो, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपना टीवी लगा कर ही रहूंगी। अपना टीवी मतलब? अरे ये टीवी तो हमारा भी है ना। नहीं, टीवी सिर्फ हमारा है, मेरा, मेरे पति का और मेरे बेटे का। ये टीवी मेरे पति के पैसों से आया है इस घर में, और रही बात इसे कब चलाना है और कब नहीं, ये डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि इसे कभी भी ऑन करके ताता थैया करो और दूसरों के नींद की ऐसी की तैसी करो। अरे अब दिन में प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो क्या रात में करूंगी क्या? और अगर तुम्हें तुम्हारी नींद इतनी ही प्यारी है तो रात को सोया करो, दिन में नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर, और मुझे अपनी डांस प्रैक्टिस करने दो। नॉनसेंस कही की। नॉनसेंस? जीजी मैं नॉनसेंस? तो आप महा नॉनसेंस। खुद को समझती क्या हो आप? मैं खुद को कुछ भी समझू, तुमसे मतलब? जाओ, भूख लगी है तो जाकर अपने कमरे में जाकर खाना खाओ, लेकिन यहाँ रहकर मेरा दिमाग मत खाओ। ये मेरा एरिया है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, सबका दिन आता है, जल्द ही मेरा भी टाइम आएगा, तब आपको देख लूंगी जीजी। अरे जा, बढ़िया है मुझे दिखाने। और इस तरह शीला और जूही दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन खेलते वक्त अचानक से मिंटी सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे बहुत गहरी चोट आती है। डॉक्टर, मेरी बेटी, मेरी मिंटी, वो ठीक तो है ना? नैतिक जी, आपकी बेटी को बहुत गहरी चोट आई है, हमें उसकी सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। फॉर्मेलिटीज? कैसी फॉर्मेलिटीज डॉक्टर? कुछ ज्यादा नहीं, आपको बस कुछ कागजात पर साइन करने हैं, और आपको अगले 1 घंटे के अंदर पूरे 2 लाख रुपए जमा कराने हैं। उसके बाद ही सर्जरी शुरू हो सकती है। 1.5 लाख रुपए तो सर्जरी का ही खर्चा है, और बाकी का खर्चा तो हॉस्पिटल का है। 2 लाख? 2 लाख सुनकर नैतिक और जूही बहुत घबरा जाते हैं। मिंटी के पापा, अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कहाँ है हमारे पास? आपकी जमा पूंजी और मेरे गहने बेचने के बाद भी 2 लाख नहीं जुट पाएंगे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जूही, पता नहीं मैं अब किससे पैसे मांगू, कौन करेगा मेरी मदद? 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा? हमारी मिंटी। तभी वहां पर शीला और दीपक आते हैं, और दीपक नैतिक के हाथ में एक फाइल थमाता है। भैया आप यहाँ पर? चिंता मत कर छोटे, मिंटी के सर्जरी के पैसे मैं भर दूंगा। क्या? हाँ,
आप दोनों चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में सर्जरी शुरू हो जाएगी। हम बस भगवान से मिलकर प्रार्थना करते हैं। फिर सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और मिंटी की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। अब जूही और नैतिक भावुक हो चुके थे। हमें माफ कर दीजिए भैया भाभी, दिवाली के दिन जो हमने किया वो बहुत गलत था। अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो ना जाने मेरी मिंटी का क्या होता। ये सारी मेरी ही गलती है, मेरे ही कहने पर इन्होंने ये सब किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप दोनों की हमेशा एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि आपके वजह से ही मेरी मिंटी सही सलामत है। जूही, बंटवारा घर का हुआ था, रिश्तों का नहीं। और मिंटी मेरी भी बेटी है, मेरी जान बसती है उसमें, उसका ताऊ जी हूं मैं। क्या मैं मेरी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ही की बेटी है वो। हिस्सा, बंटवारा, इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि अंत में असली जायदाद तो हमारे कीमती रिश्ते ही होते हैं, हमारे अपने होते हैं। सच में आज मेरी आंखें खुल गई। आज के बाद हमारे घर में सिर्फ खुशियां होगी। हाँ जूही, और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और घर में हुआ बंटवारा भी खत्म होता है। और अगले साल दिवाली पर, पिछले साल हम सब साथ में नहीं थे, लेकिन इस बार है। पापा चाचू, चलो ना, हम सब मिलकर स्काई लैंटर्न जलाकर उड़ाते हैं। हाँ, उन्हें स्काई में उड़ते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, चलो। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।